नाउ वी विल सी द यूनिटरी फेज डायग्राम। यहाँ पे हम डायरेक्टली फेज डायग्राम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा मैं, क्योंकि अगेन फर्दर बहुत ज़्यादा डिस्कशन का मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपका, ठीक है। दिस इज सिंपली द ग्लिम्स, क्योंकि आगे फर्दर हमें ये काम आने वाला है। बहुत जल्दी देखेंगे हम लोग। सपोज टू बी प्रेशर लिया मैंने, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रेशर लिया मैंने, प्रेशर इज टेकन टू बी 180 m, ठीक है, 180 m। नाउ व्हाट हैपन एग्जैक्टली, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमें क्या करना है, सपोज टू बी 40 डिग्री सेल्सियस वाटर को 180 m पे 40 डिग्री सेल्सियस वाटर किस में रहेगा, ऑब्वियस लिक्विड फेज में रहेगा। इसे कन्वर्ट करना है किसमें, 250 डिग्री सेल्सियस में। ग्लिम्स है, बहुत ही जल्दी जल्दी हम इसे देखेंगे, बहुत ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि एटलीस्ट एक बेस तो रखना ही पड़ेगा। डायरेक्ट हम यूनिटरी फेज डायग्राम ड्रॉ तो कर सकता हूं, लेकिन ड्रॉ करने का मतलब बहुत ज्यादा कुछ समझ में आने वाला नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो एक थोड़ा सा बेस बना के अगर हम फेज डायग्राम शो करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रियलाइज करना हमारे लिए इजी होगा उस फेज डायग्राम को, ठीक है ना। 40 डिग्री सेल्सियस प्रेशर हमने कितना रखा, 180 m प्रेशर रखा फिलहाल में फॉर द टाइम बीइंग। तो 40 डिग्री सेल्सियस वाटर के लिए हमने क्या देखा, 250 डिग्री सेल्सियस हमें सुपरहीटेड स्टीम में कन्वर्ट करना है, सुपरहीटेड स्टीम में कन्वर्ट करना है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बस मैंने कहा कि थोड़ा सा मैंने जानबूझ के एक बेस ड्रॉ यहाँ पे आप लोगों को फाउंडेशन रखना हो कि किस तरीके से आपका फेज डायग्राम ड्रॉ होता है, ठीक है। फिर डायरेक्टली हम फेज डायग्राम ड्रॉ करेंगे और फेज डायग्राम में कुछ डिस्कशन करके फर्दर हम आगे की तरफ मूव करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेज डायग्राम देखेंगे, टीएस प्लेन पे देखेंगे, एचएस प्लेन पे देखेंगे, ठीक है ना। देन आफ्टर पीएस प्लेन पे देखेंगे, पीएस डायग्राम देखेंगे। तो इस तरीके से पीवी डायग्राम देखेंगे, सारा कुछ देखेंगे, डोंट वरी। बट पहले जो डिस्कशन कर रहा हूं उसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 40 डिग्री सेल्सियस वाटर, 250 डिग्री सेल्सियस सुपरहीटेड स्टीम। अब यहाँ पे क्या करना होगा, थोड़ा रियलाइज करना। प्रेशर आपने क्या ले लिया है, वाटर 180 m प्रेशर ले लिया है। आप जानते हो कि इसमें तीन तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले 40 डिग्री सेल्सियस लिक्विड वाटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंसिबल हीटिंग देंगे। सेंसिबल हीटिंग वो होता है, सिंपली ये समझिए, बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा मैं, ठीक है ना, क्योंकि सेंसिबल हीटिंग का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं इंटरनल एनर्जी में ही हम लोग देखते हैं। बट इतना समझिए, सेंसिबल हीटिंग का मतलब ये है कि सिंगल फेज में जब आप हीट देते हो तो टेम्परेचर क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है ना। सिंगल फेज में जब आप क्या करते हो, हीट करते हो, उसे हीटअप करते हो, तो उसका टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है ना। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज द, और टेम्परेचर को हम सेंस कर सकते हैं, इसलिए दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज अ सेंसिबल हीटिंग। और कहां तक आ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे, 180 m प्रेशर पे कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉइल्ड ऑफ होने लगता है, बॉइलिंग होने लगता है उसका, एवरीवन नोज अबाउट दैट, दैट इज द 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉइल्ड ऑफ होने लगेगा। लेकिन 40 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो एकदम से वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। आपने थोड़ा बहुत +1 +2 में भी कॉन्सेप्ट, जब आप +1 +2 में हीट ट्रांसफर पढ़े होंगे, वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट आपने रियलाइज किया होगा। व्हाट हैपन एग्जैक्टली कि आपका लैटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस लिक्विड से फर्दर 100 डिग्री सेल्सियस, आपका 100 डिग्री सेल्सियस वेपर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक लैटेंट हीट प्रोवाइड करना पड़ता है। ये तो आपका सेंसिबल हीटिंग है। मैंने कहा कि एकदम से आपका वेपर में कन्वर्जन नहीं होता है, पहले तो सैचुरेटेड वाटर में, सैचुरेटेड लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होगा। बताऊंगा मैं क्यों इसे सैचुरेटेड लिक्विड वाटर कहते हैं, डोंट वरी। फिर क्या होगा, सेकेंड 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस सैचुरेटेड लिक्विड वाटर को क्या करेंगे, फर्दर हीट करेंगे। लेकिन अब वो क्या कहलाएगा, लैटेंट हीट। लैटेंट हीट
सिंपली मैंने कहा कि अगेन इट इज द कंसेप्ट कम्स अंडर द इंटरनल एनर्जी, वहीं से समझ में आएगा। लेकिन इतना समझ लीजिए, जब आपका सिंगल कंपोनेंट फेज चेंज करता है, आपका जब सिंगल कंपोनेंट आपका फेज चेंज करता है, दैट मीन इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज द लैटेंट हीट। ठीक है, उस टाइम पे जो हमें हीट प्रोवाइड करना पड़ता है फेज चेंज के लिए, दैट मीन इज कॉल्ड एज द लैटेंट हीट। तो क्या होगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस क्या बनेगा, सैचुरेटेड वेपर, सैचुरेटेड वाटर वेपर बनेगा। इट विल बी बेटर, सैचुरेटेड वाटर वेपर लिख दूं मैं, सैचुरेटेड वाटर वेपर। ठीक है ना। देन आफ्टर क्या, सैचुरेटेड वाटर वेपर के बाद तीसरा, द थर्ड वन, 100 डिग्री सेल्सियस सैचुरेटेड वाटर वेपर के बाद फर्दर अब सिंगल फेज आ गया। अब सैचुरेटेड वाटर वेपर के बाद तो क्या होगा, सुपर हीटेड वेपर में ही जाएगा। एक बार वेपर में कन्वर्ट हो गया तो उसके बाद हीटअप करोगे तो क्या होगा, वेपर में ही कन्वर्ट होगा, बट वो वेपर कैसा होगा, सुपर हीटेड हो जाएगा, अब सैचुरेटेड नहीं रह जाएगा। तो फर्दर आप क्या दोगे, टेम्परेचर चेंज होगा, सेंसिबल हीटिंग होगा, सेंसिबल हीट प्रोवाइड करोगे, और कहां पे चलेगा, 250 डिग्री सेल्सियस सुपर हीटेड वेपर। ठीक है ना, सुपर हीटेड वेपर हो जाएगा। अब इसी को यूटिलाइज करके ये 1 atm जो भी मैंने यहां पे लिखा है, किसके लिए लिखा है, 1 atm, यानी कि प्रेशर फॉर द टाइमिंग क्या है आपका, प्रेशर इज कांस्टेंट। फिलहाल में प्रेशर कांस्टेंट। अब इसे मैं फेज डायग्राम पे शो करता हूं। सबसे पहले लेंगे टीएस डायग्राम, सबसे पहले हम देखेंगे टीएस डायग्राम। ठीक है ना, टीएस डायग्राम। अब क्या हुआ, एक 40 डिग्री सेल्सियस पे आपने पॉइंट लिया, आपने 40 डिग्री सेल्सियस पे पॉइंट, 40 डिग्री सेल्सियस पे पॉइंट लिया आपने, और 1 atm प्रेशर, 1 atm प्रेशर, 40 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर आपने पॉइंट को फिक्स कर दिया। ठीक है, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, क्या होगा आपका, एग्जैक्टली टेम्परेचर कहां तक जाएगा, टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। और जब फेज चेंज होगा तो फेज, ड्यूरिंग द फेज चेंज आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। 100 डिग्री सेल्सियस सैचुरेटेड वेपर से, वाटर से लेके 100 डिग्री सेल्सियस सैचुरेटेड वाटर वेपर तक आपका टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है ना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए जब आपका फेज चेंज होता है, लैटेंट हीट प्रोवाइड करते हो तो आपका क्या, लैटेंट हीट प्रोवाइड करते हो तो आपका एग्जैक्टली टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, लिक्विड टू वेपर कन्वर्जन होता है, लिक्विड टू वेपर कन्वर्जन होता है। तो आप भी जानते हो कि वेपर इज मोर रैंडम देन द लिक्विड फेज, इसीलिए इसका एकदम से एंट्रोपी क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बढ़ता है। एंट्रोपी क्या होगा, रैंडमनेस बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगा। फर्दर क्या होगा आपका, फर्दर दैट वन इज, ठीक है, फर्दर आपका रैंडमनेस इंक्रीज करेगा, दैट वन इज द रैंडमनेस। ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली, इसे यूटिलाइज करते हुए हम क्या करेंगे, अब अगले डिफरेंट प्रेशर के लिए यूटिलाइज करोगे, डिफरेंट प्रेशर के लिए यूटिलाइज करोगे, क्या होगा आपका, डिफरेंट आपका। ठीक है, रियलाइज करना प्लीज थोड़ा सा, अगर यहीं पे आपने क्या किया, 1 atm की जगह 2 atm ले लिया आपने, 1 atm की जगह क्या लिया आपने, 2 atm लिया। फॉर द टाइम बीइंग, अपने कन्वीनियंस के लिए मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, ठीक है, अपने कन्वीनियंस के लिए, एक्चुअली बाद में इसे ड्रॉ कर दूंगा मैं। 2 atm के लिए अगर मैंने लिया यहां पे, ठीक है, दूसरे कलर से करूंगा मैं, 2 atm के लिए मैंने, और अभी भी क्या रखा है मैंने, 40 डिग्री सेल्सियस पे ही रखा है, और कहां पे पहुंचाना है आपको, 250 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचाना है। तो क्या होगा, स्लाइडली टेम्परेचर वही है और प्रेशर आपने बढ़ा दिया, 2 atm कर दिया। इंट्रोपी में बहुत ज्यादा, क्योंकि लिक्विड मैंने क्या बताया, लिक्विड के लिए आपका चेंज इन इंट्रोपी याद करिए क्या यूटिलाइज होता है, लिक्विड के लिए H2 - S1 इज इक्वल टू C इंटू ln T2 बाई T1। अगर जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है तब तक ऑलमोस्ट एंट्रोपी क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट स्टिल
ठीक है ना। याद करिए लिक्विड के लिए चेंज इन एंट्रोपी क्या लिखा था मैंने, C इंटू एल एन T2 बाई T1। इसलिए आपका व्हाट हैपन एग्जैक्टली, अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है 40 डिग्री, 2 ATM पे भी 40 डिग्री सेल्सियस, तो एंट्रोपी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, बट स्लाइटली डिक्रीमेंट होता है, स्लाइटली, बहुत ही स्लाइटली डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, अब व्हाट हैपन एग्जैक्टली 2 ATM पे, 2 ATM पे क्या होगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट 2 ATM पे प्रेशर इंक्रीज करोगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप जानते होंगे कि शायद इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, ऑल्सो इंक्रीज होता जाएगा। इतना तो आप जानते ही होंगे। तो जब आपने 2 ATM किया, एंट्रोपी बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ, और क्या हुआ आपका, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया आपका, चेंज कर गया, बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर गया, और बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर गया, और कहां तक पहुंचाना है, 250 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा सा और ऊपर कर दे रहा हूं मैं, ठीक है ना, दैट इज एग्जैक्टली द 250 डिग्री सेल्सियस, ताकि 250 डिग्री सेल्सियस। उसी तरीके से क्या करोगे आप, 3 ATM कर दोगे आप, 3 ATM कर दोगे आप, 3 ATM में भी 40 डिग्री सेल्सियस टू 250 डिग्री सेल्सियस। अब आपका क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट फर्दर क्या होगा, इंक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि फेज चेंजेस, टेम्परेचर पे एक्चुअली फेज चेंज हो रहा है, वही बॉइलिंग पॉइंट में मान रहा हूं, ठीक है ना। तो फर्दर क्या होगा, दूसरा कलर ले रहा हूं मैं, दूसरा कलर अगेन एंट्रोपी में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, लेकिन इसके बॉइलिंग पॉइंट में चेंज हो जाएगा, दैट वन इज लाइक दिस वन, ठीक है ना। इन द सेम वे अगर आप क्या करोगे, 0.5 ATM कर दिए, 0.5 ATM, 0.5 ATM कर लिए, 40 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या कर लिया आपने, 250 डिग्री सेल्सियस कर दिया। अगर आपने 0.5 ATM कर लिया तो आपका क्या होगा, 0.5 ATM कर लिया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा ना, दैट वन इज, दिस वन इज लाइक दिस वन, ये आपका, ठीक है। तो ये किसका पॉइंट है, ये सारे पॉइंट डिफरेंट प्रेशर पे, ये सारे पॉइंट डिफरेंट प्रेशर पे किसका है, सैचुरेटेड लिक्विड वाटर का है, सैचुरेटेड लिक्विड वाटर का है, डिफरेंट प्रेशर पे सैचुरेटेड लिक्विड वाटर का है। और ये पॉइंट क्या है आपका, डिफरेंट प्रेशर पे, ये पॉइंट जो है आपका डिफरेंट प्रेशर पे क्या है आपका, सैचुरेटेड वाटर वेपर का पॉइंट है, ठीक है ना। जब आप सैचुरेटेड लिक्विड के पॉइंट्स को जब आप मिलाओगे, जब आप सैचुरेटेड लिक्विड के पॉइंट्स को मिलाओगे, द लोकस ऑफ ऑल सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट्स एट डिफरेंट प्रेशर, क्या मिलेगा आपको, एक कर्व मिलेगा, या फिर क्या कह सकते हो आप, लोकस ऑफ, ये क्या होगा, दिस इज द लोकस, दिस कर्व इज लोकस ऑफ व्हाट, सैचुरेटेड लिक्विड, लोकस ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट एट डिफरेंट प्रेशर, ठीक है ना। जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम कहते हैं दैट वन इज कॉल्ड एज द सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड। एक काम करो, दूसरे कलर से कर दे रहा हूं मैं, ये समझ में नहीं आएगा। जिसे क्या कहते हैं, दैट वन इज कॉल्ड एज द सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन कहते हैं, दैट वन इज कॉल्ड एज अ सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। और ये क्या हो जाएगा, इसे व्हाइट कलर से ही कर दे रहा हूं मैं, जो लोकस आपका क्या होगा, जो आपका सैचुरेटेड वेपर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इसे क्या कहेंगे हम, दैट वन इज कॉल्ड एज द, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, लोकस ऑफ सैचुरेटेड वेपर पॉइंट at different
प्रेशर, जिसे क्या कहेंगे हम, दैट वन इज कॉल्ड एज द, जिसे क्या कहेंगे हम, सैचुरेटेड वेपर कर्व कहेंगे या सैचुरेटेड वेपर लाइन कहेंगे। ठीक है, जनरली यहां के पॉइंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, इस लाइन के पॉइंट को हम जी से डिनोट करते हैं, और इस लाइन के पॉइंट को एफ से डिनोट करते हैं, दैट वन इज डिनोटेड एज एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली। और ये क्या है आपका, मैंने कहा कि जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका क्या होता जाएगा, वैसे वैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, जब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता जाएगा, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, जब आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता जाएगा, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, ये मैंने मान लिया P1, ये मैंने मान लिया P2, P3, P4, तो यहां पे क्या होगा, P4 इज ग्रेटर देन P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1। ठीक है ना, रियलाइज करिए प्लीज। ठीक है, अब थोड़ा रियलाइज करो कि मैंने कहा ये लाइन सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, ये लाइन आपका सैचुरेटेड वेपर लाइन। ठीक है ना, और ये आपका डिफरेंट प्रेशर पे आपका व्हाट, ये आपका फेज चेंज लाइन, फेज जो चेंज हो रहा है आपका। ठीक है ना, जो आपका फेज चेंज हो रहा है, एक पर्टिकुलर को शो कर रहा हूं मैं, रेड कलर वाले को ही से शो कर रहा हूं, इट विल बी बेटर। ये आपका एक पर्टिकुलर प्रेशर पे क्या आपका फेज चेंज जो हो रहा है, या फिर आपका जो भी प्रोसेस है। ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर, दिस इज कॉल्ड एज द कांस्टेंट प्रेशर लाइन। ठीक है ना, ऑन द टीएस डायग्राम दिस ऑल आर द कॉल्ड एज द P1, एक पर्टिकुलर P1 के लिए इसे कहेंगे कांस्टेंट प्रेशर, रेड वाले को ही शो कर रहा हूं, कांस्टेंट प्रेशर लाइन। ठीक है ना, ऑन टीएस प्लेन फॉर फेज चेंज, ठीक है ना, कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऑन टीएस प्लेन फॉर फेज चेंज, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, फेज चेंज के लिए आपका टीएस प्लेन आपका कांस्टेंट प्रेशर लाइन, और जो आपका ये कलर देख रहा हो, ठीक है ना, दैट वन इज ऑल्सो फॉर द किस प्रेशर के लिए, ये P1 ग्रीन वाला P1 प्रेशर के लिए, रेड वाला P2 प्रेशर के लिए, वॉयलेट वाला P3 प्रेशर के लिए, येलो वाला P4 प्रेशर के लिए, सारे के सारे फेज चेंज लाइन है। ठीक है ना, बट क्या है, एक कांस्टेंट प्रेशर के लिए। ठीक है ना, दिस इज एग्जैक्टली योर फेज डायग्राम। और ये कहां से आया, ब्लू वाला लाइन कहां से आया, लोकस किसका, लोकस सैचुरेटेड लिक्विड वेपर का, सॉरी सैचुरेटेड लिक्विड वाटर का, या सैचुरेटेड लिक्विड, ठीक है ना, सैचुरेटेड लिक्विड का लोकस, और ये किसका, सैचुरेटेड, कोई भी हो सकता है ना, मैंने कहा कि ये तो वाटर है बट कोई भी कंपाउंड हो सकता है आपका। इवन मैंने कहा कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम या फिर किसमें जो रेफ्रिजरेंट में होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी हो सकता है इस तरीके से आपका। ठीक है ना, रेफ्रिजरेंट भी हो सकता है। तो ये वाला जो ब्लू वाला कर्व देख रहा हो किस कारण से आ रहा है, लोकस ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट एट डिफरेंट प्रेशर। और ये क्यों आ रहा है, व्हाइट वाला लाइन क्यों आ रहा है, दैट वन इज द लोकस ऑफ सैचुरेटेड वेपर पॉइंट एट डिफरेंट प्रेशर। इसको कहेंगे हम सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, जिसे हम जनरली एफ से, इस लाइन पे किसी भी पॉइंट को जनरली एफ से डिनोट करते हैं, और इस व्हाइट वाले लाइन पे जनरली सैचुरेटेड वेपर लाइन कहते हैं। इस व्हाइट वाले पॉइंट पे जनरली किसी भी पॉइंट को हम जनरली जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज एग्जैक्टली। और मैंने कहा कि जब प्रेशर बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ठीक है, ये सारा कुछ ध्यान दीजिएगा। बॉइलिंग, एज द प्रेशर इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट भी आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, प्रेशर घटेगा बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा। और इस बॉइलिंग पॉइंट को जनरली, इस बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर को जनरली किससे डिनोट करते हैं, टी सैचुरेशन से डिनोट करते हैं। ठीक है, टी सैचुरेशन से डिनोट करते हैं। और थोड़ा रियलाइज करना, इसी में सारा कुछ नहीं बताऊंगा, एक अलग फिगर अब प्रॉपर ड्रॉ कर रहा हूं मैं, उसके बाद इसे डील करने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है ना, मैंने कहा कि बीपी बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर को जनरली टी सैचुरेशन से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, और एक पर्टिकुलर प्रेशर के कॉरेस्पॉन्डिंग, एक ही पर्टिकुलर टी सैचुरेशन मिलता है। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर पी के प्रेशर के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही पर्टिकुलर क्या मिलता है, टी सैचुरेशन मिलता है। जैसे अगर एक छोटी सी बात कहूं मैं कि अगर 1 atm पे
कितने टेम्परेचर पे आपका क्या होगा, वाटर बॉइल्ड ऑफ होने लगेगा। आप कहोगे सीधे सीधे 100 डिग्री सेल्सियस, आपको कोई डाटा भी देखने की जरूरत नहीं, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, आप सीधे कहोगे 1 atm प्रेशर पे वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होने लगता है, बॉइल्ड ऑफ होने लगता है। ठीक है, इसका मतलब दैट 100 डिग्री यानी कि इस 100 डिग्री सेल्सियस पे फेज चेंज होना शुरू हो जाता है। दैट्स व्हाई दैट वन इज कॉल्ड एज द टी सैचुरेशन। दैट 100 डिग्री सेल्सियस इज द टी सैचुरेशन फॉर 1 atm प्रेशर फॉर द वाटर। उस 100 डिग्री सेल्सियस पे फेज चेंज होना शुरू हो जाता है। या फिर इसका अपोजिट कहूं मैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर आपका वाटर बॉइल्ड ऑफ हो रहा है, अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर वाटर बॉइल्ड ऑफ हो रहा है तो P कितना होगा, द प्रेशर इज 1 atm। ऑब्वियस, आप सीधे सीधे कहोगे कि यानी कि प्रेशर हमारा कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इसका मतलब क्या, व्हाट इज दैट मीनिंग, व्हाट इज दैट मीनिंग, इसका मतलब यह है कि हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक पर्टिकुलर प्रेशर के कॉरेस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर टी सैचुरेशन मिलेगा। ये अपोजिट भी कह सकते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर बॉइल्ड ऑफ हो रहा है तो प्रेशर कितना, 1 atm, यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के कॉरेस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर टी सैचुरेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर प्रेशर ही मिलने वाला है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टी सैचुरेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर प्रेशर ही मिलने वाला है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है ना, दैट्स व्हाई एक पर्टिकुलर, इसे आप जब स्टीम टेबल देखोगे तो आप रियलाइज करोगे, स्टीम टेबल आप क्या कर सकते हो, आप स्टीम टेबल देख सकते हो। स्टीम टेबल दो तरीके से दिया रहता है, एक टेम्परेचर पे बेस्ड और एक किस पे, प्रेशर पे बेस्ड दिया रहता है। ठीक है ना, तो एक पर्टिकुलर प्रेशर के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही पर्टिकुलर टी सैचुरेशन मिलेगा और जिस टी सैचुरेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग पी प्रेशर दिया रहता है उसे पी सैचुरेशन कहते हैं। जिस टी सैचुरेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 atm है तो 1 atm को क्या कहेंगे हम, पी सैचुरेशन कहेंगे। ठीक है ना, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस के लिए पी सैचुरेशन कितना है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे कब आपका वाटर बॉइल्ड ऑफ होगा, जब आपका प्रेशर पी 1 atm होगा। या 1 atm के लिए पी सैचुरेशन अगर 1 atm है तो टेम्परेचर यानी कि 1 atm प्रेशर है तो कब आपका वाटर बॉइल्ड ऑफ होगा, 100 डिग्री सेल्सियस के लिए। तो इस तरीके से दो तरीके से बेस्ड होता है आपका, एक बार प्रेशर के पे बेस्ड होता है आपका स्टीम टेबल और एक आपका टेम्परेचर पे बेस्ड होता है आपका स्टीम टेबल। ठीक है ना, तो उसे टी सैचुरेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर को पी सैचुरेशन कहते हैं या पी सैचुरेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग टी सैचुरेशन बॉइलिंग पॉइंट या टेम्परेचर को टी सैचुरेशन कहते हैं। सीधी सी बात है, बॉइलिंग पॉइंट को टी सैचुरेशन कहते हैं और ये बॉइलिंग पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर को क्या कहते हैं, पी सैचुरेशन कहते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इवन मैंने कहा कि अगर पी सैचुरेशन बढ़ाओगे, अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा, यानी कि पी सैचुरेशन बढ़ाओगे तो टी सैचुरेशन भी बढ़ता जाएगा। पी सैचुरेशन कम करोगे तो टी सैचुरेशन भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। एक छोटी सी बात कह रहा हूं मैं कि इवन सपोज टू बी 40 डिग्री सेल्सियस पे कोई वाटर है, उसी 40 डिग्री सेल्सियस पे वो वाटर क्या होने लगेगा, बॉइल्ड ऑफ होने लगेगा। ठीक है ना, थोड़ा रियलाइज करना क्या कह रहा हूं मैं, इसे कंफ्यूज मत होना। मैंने कहा कि जिस 40 डिग्री सेल्सियस पे सपोज टू भी कोई वाटर आपने रख रखा है, उसी 40 डिग्री सेल्सियस पे आप चाहोगे तो वाटर को बॉइल्ड ऑफ कर सकते हो, लेकिन क्या होगा, कैसे कर सकते हो, कैसे करना होगा, हाउ यू कैन बॉइल्ड ऑफ द वाटर एट इटसेल्फ 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, 40 डिग्री सेल्सियस पे जितना प्रेशर रिक्वायर्ड होगा, मतलब पी 40 डिग्री सेल्सियस के लिए जितना पी सैचुरेशन, 40 डिग्री सेल्सियस स्टीम टेबल आप देख सकते हो, 40 डिग्री सेल्सियस के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर कोई प्रेशर इज रिक्वायर्ड, हाउ मच प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू बॉइल्ड ऑफ। ठीक है ना, अगर आपने क्या किया, अगर सेम प्रेशर मेंटेन कर दिया, ट्राई टू रियलाइज, इसे रियलाइज करते हैं, कोशिश करते हैं रियलाइज करने के। मैंने कहा मुझे डेटा तो पता नहीं है, सॉरी एक्सट्रीमली। ठीक है ना, आई डोंट नो अबाउट द डेटा मुझे पता नहीं है, सिर्फ मैं एक छोटा सा बता रहा हूं। ठीक है ना, सपोज टू बी ये वाटर है, H2O है, अगर ये 40 डिग्री सेल्सियस पे रख रखा है, ठीक है ना,
इस 40 डिग्री सेल्सियस पे इटसेल्फ बॉइल्ड ऑफ होने के लिए जितना प्रेशर चाहिए, इस 40 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल्ड ऑफ होने के लिए जितना प्रेशर चाहिए, दैट वन इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज द पी सैचुरेटेड, दैट वन इज कॉल्ड एज द पी सैचुरेटेड। ट्राई टू रियलाइज, मैंने कहा इस 40 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल्ड ऑफ होने के लिए, बॉइलिंग होने के लिए जितना प्रेशर का रिक्वायरमेंट होगा, दैट वन इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज अ पी सैचुरेटेड। ठीक है ना। तो आप कैसे देख सकते हो, स्टीम टेबल के अकॉर्डिंग, 40 डिग्री सेल्सियस के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना पी सैचुरेशन चाहिए, वो आप फाइंड आउट करके अगर एक्सटर्नल प्रेशर उतना मेंटेन कर देते हो समहाउ, तो 40 डिग्री सेल्सियस पे ही आपका वाटर क्या होने लगेगा, इटसेल्फ 40 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉइल्ड ऑफ होने लगेगा। ट्राई टू रियलाइज, ठीक है ना। इटसेल्फ मैंने कहा कि 40 डिग्री सेल्सियस पे जितना प्रेशर रिक्वायर्ड होगा ताकि ये क्या हो जाए, वाटर बॉइल्ड ऑफ होने लगे, तो वही क्या कहलाएगा, दैट वन इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज अ सैचुरेटेड प्रेशर। ठीक है, सैचुरेटेड प्रेशर कहलाएगा, सैचुरेटेड प्रेशर। अब अब ये क्या करोगे, 40 डिग्री सेल्सियस के कॉरेस्पॉन्डिंग आप स्टीम टेबल में देखोगे कि पी सैचुरेटेड कितना है, और व्हाट हैपन एग्जैक्टली, अगर सराउंडिंग का प्रेशर उसी के अकॉर्डिंग मेंटेन कर देते हो, उसी 40 डिग्री सेल्सियस पे आपका वाटर क्या होने लगेगा, बॉइल्ड ऑफ होने लगेगा। ट्राई टू रियलाइज, देखिए ये कॉन्सेप्ट, हालांकि चीजों को कनेक्ट करें तो ये कॉन्सेप्ट इटसेल्फ फ्लूइड मैकेनिक्स में काम आता है। एक कैविटेशन फिनोमेना होता है, ठीक है ना, कैविटेशन फिनोमेना होता है। उस कैविटेशन फिनोमेना में इसका बहुत पी सैचुरेशन या सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, ठीक है ना, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन यहाँ पे मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, बस ये कॉन्सेप्ट अगर याद रखेंगे तो आपका क्या होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स में जब आप पढ़ोगे देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। और ऑलरेडी फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाया जा चुका है, ऑलरेडी लेक्चर फॉलो कर सकते हो कि किस तरीके से आपका कैविटेशन फिनोमेना एंड ऑल दिस थिंग्स किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, आप रियलाइज कर सकते हो। ठीक है ना। कहाँ पे एक्चुअली, जब डायनामिक्स, ये भी बता दूं मैं, जब डायनामिक्स के न्यूमेरिकल कर रहे थे हम, तो वहां पे एक न्यूमेरिकल आता है, ठीक है ना, न्यूमेरिकल, वहीं पे मैं ये थोड़ा सा पॉइंट सैचुरेटेड वेपर प्रेशर का, ठीक है ना, ये समहाउ समटाइम्स कॉल्ड एज द वेपर प्रेशर, ठीक है ना, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर या वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट डील करता हूं कि क्यों आखिर कैविटेशन का फिनोमेना होता है, क्या होता है एंड ऑल दिस थिंग्स। तो वहां पे ये थोड़ा सा मैं डील करता हूं कि इसी 40 डिग्री सेल्सियस पे अगर सराउंडिंग का प्रेशर घटाते घटाते एक ऐसे प्रेशर पे पहुंच जाएंगे कि इसी 40 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, आपका बॉइलिंग फिनोमेना होने शुरू हो जाएगा। दैट प्रेशर इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज द सैचुरेटेड प्रेशर, या समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एज द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। सैचुरेटेड वेपर प्रेशर वो क्या देख लेंगे, 40 डिग्री सेल्सियस के कॉरेस्पॉन्डिंग अपने स्टीम टेबल में हम इस पी सैचुरेटेड का वैल्यू देख लेंगे, और वैल्यू देख के अगर हम सराउंडिंग का प्रेशर समहाउ अगर मेंटेन कर दें, तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, इसी 40 डिग्री सेल्सियस पे आपका वाटर बॉइल्ड ऑफ होने लगेगा। दिस इज एग्जैक्टली द टी सैचुरेशन एंड पी सैचुरेशन। 40 डिग्री सेल्सियस के लिए पी सैचुरेशन आप समझ गए, या पी सैचुरेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका टी सैचुरेशन, ये दोनों में मतलब समझ गया आपका। सिंपली बॉइलिंग पॉइंट को हम कहते हैं टी सैचुरेशन, और टी सैचुरेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रेशर आता है उसे पी सैचुरेशन कहते हैं, या एक पर्टिकुलर प्रेशर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसे टी सैचुरेशन कहते हैं, एंड दैट इज, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर को पी सैचुरेशन कहते हैं। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होना लो। तो मैंने कहा कि ये आपका फेज डायग्राम, यूनरी फेज डायग्राम ऑन द टीएस प्लेन, ठीक है, एक जो पर्टिकुलर लाइन दिख रहा है एक पर्टिकुलर प्रेशर के लिए फेज चेंज लाइन है ये आपका, ठीक है। प्रेशर बढ़ाते गए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता गया, बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे आपका क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। ये आपका बॉइलिंग पॉइंट का रीजन है। यहां से आपका सेंसिबल हीटिंग दिया आपने, सेंसिबल हीटिंग दिया कौन सा, 40 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, फिर 100 डिग्री सेल्सियस से आपने लैटेंट हीट दे के 100 डिग्री सेल्सियस सैचुरेटेड वाटर वेपर में कन्वर्ट किया, और फिर सेंसिबल हीट दे के 250 डिग्री सेल्सियस में आपने कन्वर्ट किया। दिस इज एग्जैक्टली योर। अब इस पर्टिकुलर सिंगल लाइन को हम, मतलब एक पर्टिकुलर प्रोसेस को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ डील करेंगे हम, ठीक है। चलिए
मैंने कहा टीएस प्लेन, टीएस प्लेन देखते हैं हम। एक ब्लू कलर से कर रहा हूं मैं, ठीक है, दैट वन इज विद द ब्लू कलर। और इसे मैं फिर से रिपीट करके क्या कर दे रहा हूं, व्हाइट कलर से कर दे रहा हूं। व्हाइट कलर से कर दे रहा हूं मैं इसे, ठीक है ना। और एक लाइन को शो कर रहा हूं मैं यहां पे, एक लाइन को, दैट वन इज अ 40 डिग्री सेल्सियस लाइन से, ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस वाला। अब यहां पे सारा कुछ लिखूंगा मैं। दैट वन इज कैसे डिनोट करते हैं, एफ से, दैट वन इज डिनोटेड एज जी। एंड ये कहां पे आया, ये आपका टी सैचुरेशन है, दैट वन इज द टी सैचुरेशन। अब जो भी प्रेशर होगा उसके अकॉर्डिंग टी सैचुरेशन, ये 40 डिग्री सेल्सियस से लाया मैंने, और ये 250 डिग्री सेल्सियस सुपर हीटेड रीजन। ये रीजन कौन सा क्या है, व्हाइट कलर से कर दे रहा हूं मैं। ये क्या कहा मैंने, ये कहा मैंने सैचुरेटेड वेपर लाइन और कर्व, जो भी आप कहना चाहें। ये क्या होगा आपका, दैट वन इज कॉल्ड एज द सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, ठीक है ना। सैचुरेटेड वेपर कर्व, सैचुरेटेड लिक्विड कर्व, जो भी है, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों लाइन जहां पे मिलते हैं, इसे डिफरेंट कलर से कर दे रहा हूं, जहां पे मिलते हैं, that point is called as the critical, that point is called as the critical point। ये दोनों के दोनों अलग अलग, इन दोनों लाइन का नेचर क्या हो सकता है, अलग अलग होगा, ठीक है ना। ये किसका लोकस है, लिक्विड, सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट का। ये किसका लोकस है, सैचुरेटेड वेपर पॉइंट का। तो दोनों का कर्व का नेचर क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, और दोनों जहां कोइंसाइड करेंगे, दैट वन इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज अ क्रिटिकल point, that one is exactly called as a critical point, ठीक है। इस सैचुरेटेड लिक्विड लाइन के इधर, इस सैचुरेटेड लिक्विड लाइन के इधर क्या कहते हैं, that one is called as a complete liquid region होता है, complete liquid region होता है, and that one is called as a subcooled region, subcooled liquid region कहो या subcooled region कहो, ठीक है ना। इस सैचुरेटेड वेपर लाइन के इधर पूरा का पूरा क्या एग्जिस्ट करता है, सुपर हीटेड वेपर। ये पूरा किस में जा रहा है, वेपर में ही, सुपर हीटेड वेपर में ही जा रहा है ना। तो दैट रीजन इज कॉल्ड एज अ सुपर हीटेड रीजन, सुपर हीटेड वेपर रीजन भी कह सकते हो, सुपर हीटेड वेपर रीजन। अब इस रीजन में थोड़ा रियलाइज करना, इस रीजन में क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, इस रीजन में जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, इस रीजन में जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है ना। इस एफ पे क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड है, ठीक है ना। इस एफ पे क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड है, इस एफ पे आपका सैचुरेटेड लिक्विड है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, वेपर का क्वांटिटी इसमें क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और लिक्विड का क्वांटिटी क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। जब जी पे आ जाओगे तो पूरा का पूरा लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया रहेगा, वेपर में कन्वर्ट हो गया रहेगा, और फर्दर आप सुपर हीटेड रीजन में चले जाओगे। तो ये रीजन में क्या मिलेगा, इस रीजन में मिक्सचर ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड प्लस सैचुरेटेड वेपर मिलेगा, जिसे हम जनरली क्या कहते हैं, that reason is called as the weight, that reason is called as the, ये वाला रीजन F2G जो देख रहे हो आप, that reason is called as the weight reason। यहां पे क्या मिलेगा आपको, what happen exactly, यहां पे क्या मिलेगा आपको, एक कंटेनर जहां पे गैस के लिए रेड कलर यूटिलाइज कर ले रहा हूं मैं, गैस के लिए रेड कलर, ठीक है, और इसके लिए ब्लू कलर लिक्विड के लिए
दोनों के दोनों क्या होंगे, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सैचुरेटेड लिक्विड और ये क्या हो जाएगा आपका सैचुरेटेड वेपर, ठीक है, सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर। इन दिस रीजन देयर विल बी द मिक्सचर ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर, जिसे हम वेट रीजन कहते हैं। अब बात ये आई कि इसे हम सैचुरेटेड, एफ पे जो पॉइंट है उसे सैचुरेटेड लिक्विड क्यों कहते हैं? सैचुरेटेड लिक्विड इसलिए कहते हैं कि अगर इसमें थोड़ा सा आपने हीट देना शुरू किया, वो किस में कन्वर्जन शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है ना, वेपर में कन्वर्जन शुरू हो जाएगा। थोड़ा रियलाइज करें इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को सैचुरेटेड लिक्विड इसलिए कहते हैं कि इस पॉइंट पे पूरा का पूरा क्या है, लिक्विड है, पूरा का पूरा क्या है आपका, पूरा का पूरा लिक्विड है। द कंप्लीट विल बी लिक्विड, द कंप्लीट विल बी लिक्विड, ठीक है ना। एक काम करो, थोड़ा सा और इसे कम कर लो, इस पॉइंट पे क्या है आपका, लिक्विड का तो वॉल्यूम कम होता है ना, इसलिए लिक्विड को वॉल्यूम यहाँ पे कम कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। एंड दैट वन इज लिक्विड, कंप्लीट लिक्विड, दैट वन इज कंप्लीट लिक्विड, सैचुरेटेड लिक्विड। इसमें फर्दर आपने हीट दिया, ठीक है ना, फर्दर आपने हीट दिया, क्या होगा, जैसे ही आपने एक स्मॉल हीट दिया, स्मॉल हीट यहां पे दे रहा हूं मैं DQ, ठीक है ना, स्मॉल हीट क्या दे रहा हूं मैं, DQ। जैसे ही आपने एक स्मॉल हीट दिया, देयर विल बी द फर्स्ट बबल फॉर्मेशन, देयर विल बी द फर्स्ट बबल फॉर्मेशन, ठीक है, देयर विल बी द फर्स्ट, इसे किससे डिनोट करूं, व्हाइट कलर से कर दे रहा हूं मैं, देयर विल बी द फर्स्ट बबल फॉर्मेशन, ठीक है ना। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, द फर्स्ट ड्रॉपलेट ऑफ फर्स्ट bubble of formation of what, first formation of bubble formation of what, vapor, ठीक है ना। पहला ड्रॉपलेट ऑफ वेपर बबल बनेगा, या फिर जो भी कह लो, अगर DQ हीट देते हो आप तो, ठीक है ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द सैचुरेटेड लिक्विड। थोड़ा सा भी आपने हीट दिया, वेपर में कन्वर्जन शुरू, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि इन द सेम वे इसे सैचुरेटेड वेपर क्यों कहते हैं, सैचुरेटेड वेपर इसलिए कहते हैं कि सपोज टू बी देयर विल बी द कंप्लीट, क्या बन चुका है आपका, देयर विल बी कंप्लीट गैस, सैचुरेटेड गैस बन चुका है, सैचुरेटेड वेपर बन चुका है, सैचुरेटेड वेपर बन चुका है। इसमें से क्या किया हमने, छोटा सा एक DQ हीट निकाल लिया, क्या बनेगा यहां पे, देयर विल बी द फर्स्ट ड्रॉपलेट ऑफ, क्या बनेगा यहां पे, there will be the first formation of the droplet formation of the liquid, there will be the first droplet formation of the liquid का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा हीट आपने निकाला, थोड़ा सा हीट निकाला, ये लिक्विड का फॉर्मेशन शुरू होगा। इसमें थोड़ा सा आपने हीट दिया, वेपर में वेपर बबल में आपका क्या होगा, फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द सैचुरेटेड लिक्विड एंड दैट्स व्हाई दिस वन इज कॉल्ड एज द सैचुरेटेड वेपर। और इस रीजन में क्या होगा आपका, जैसे जैसे इस साइड बढ़ते जाएंगे, ये वेपर बबल्स क्या होते जाएंगे, वेपर बबल्स बढ़ते जाएंगे, वेपर क्वांटिटी ऑफ द वेपर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इस रीजन में क्या होगा आपका, जैसे जैसे इस साइड जाएंगे लिक्विड का फॉर्मेशन बढ़ता जाएगा, और इस रीजन में आपका सैचुरेटेड लिक्विड प्लस सैचुरेटेड वेपर, ठीक है। एंड नाउ थोड़ा रियलाइज करना प्लीज, मैंने कहा कि थोड़ा रियलाइज करना, इस रीजन की बात करें, इस रीजन की बात करें तो इस रीजन में क्या कहा था मैंने, सिंगल फेज है, इस रीजन में भी सिंगल फेज है। नंबर ऑफ कंपोनेंट कितना है, 1 है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था, 2 था। थोड़ा रियलाइज करें, यानी कि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब इस रीजन माने कि सबकूल्ड रीजन और सुपर हीटेड रीजन में अगर मुझे सिस्टम के स्टेट को फिक्स करना होगा तो क्या करना होगा, हमें मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी चाहिए होगा, मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी चाहिए होगा। अब 2 इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या, थोड़ा रियलाइज करें
कि एक पर्टिकुलर प्रेशर है हमारा, टेम्परेचर है हमारा, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, इस रीजन में आपका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे प्रेशर क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है कि नहीं। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे प्रेशर, डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर के लिए हमने प्रीवियसली देखा है, देखिए थोड़ा ध्यान से, एक पर्टिकुलर प्रेशर के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर प्रेशर के लिए डिफरेंट डिफरेंट, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर हो सकता है, ठीक है ना। इन द सेम वे तो डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर हो सकता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर, तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, या फिर एक पर्टिकुलर, ये लाइन क्या है, एक पर्टिकुलर प्रेशर लाइन है, एक पर्टिकुलर प्रेशर लाइन है, तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, एक पर्टिकुलर प्रेशर लाइन के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्या हो सकते हैं, टेम्परेचर हो सकते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर हो सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर हो सकता है, एक पर्टिकुलर प्रेशर के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर हो सकता है, दोनों इंडिपेंडेंट है ना, दोनों क्या हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। जरूर ऐसा नहीं कि 40 डिग्री फिक्स हो गया तो प्रेशर भी फिक्स हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 40 डिग्री सेल्सियस के लिए हमने 1 एटीएम भी लिया है, 2 एटीएम भी लिया है, 0.5 एटीएम भी लिया है, 3 एटीएम भी लिया है, तो प्रेशर आपका वेरी कर सकता है। और एक पर्टिकुलर प्रेशर के लिए क्या दिख रहा है, टेम्परेचर तो चेंज दिख ही रहा है ना, यानी कि प्रेशर एंड टेम्परेचर इस रीजन में दोनों के दोनों इंडिपेंडेंटली वेरी कर रहे हैं। यानी कि यहां पे अगर सिस्टम की स्टेट को फिक्स करना है तो एग्जैक्टली पर्टिकुलर प्रेशर चाहिए, पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए। 1 एटीएम पे 40 डिग्री सेल्सियस, तभी हम सिस्टम को क्या कर पाएंगे, इस यहां पे फिक्स कर पाएंगे। ये आपका कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, 1 एटीएम प्रेशर के लिए, 40 डिग्री सेल्सियस के लिए, ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली, तो ध्यान दीजिएगा। तो इस रीजन में आपका सबकूल्ड रीजन में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना चाहिए, ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं। सबकूल्ड रीजन में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना चाहिए, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी कितना चाहिए, 2 चाहिए। दैट इज व्हाट, टेम्परेचर एंड प्रेशर वेरीज इंडिपेंडेंटली, टेम्परेचर एंड प्रेशर वेरी इंडिपेंडेंटली इन दिस रीजन, इसलिए इंडिपेंडेंटली, ठीक है ना, वेरी इंडिपेंडेंटली। इन द सेम वे सुपर हीटेड रीजन के लिए भी क्या होगा, क्या है, मैंने यहां पे देखिए थोड़ा ध्यान से, एक पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर के लिए अलग अलग प्रेशर दिख रहा है, या फिर एक पर्टिकुलर प्रेशर के लिए अलग अलग टेम्परेचर, आई होप दिख रहा होगा, डिफरेंट कलर से यहां पे कर दूं तो शायद आपको समझ में आए। एक पर्टिकुलर प्रेशर के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर दिख रहा होगा, यानी कि अगेन इस रीजन में प्रेशर और टेम्परेचर वेरीज इंडिपेंडेंटली, जिसके कारण इस रीजन के लिए भी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि एक पर्टिकुलर प्रेशर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये जो पॉइंट आपने फिक्स कर रखा है वो किसके लिए है, 250 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटीएम प्रेशर, ठीक है ना। इस रीजन, वेट रीजन की बात आते हैं, तो वेट रीजन की बात आए, थोड़ा रियलाइज करना, मैंने कहा कि 1 एटीएम के लिए टी सैचुरेशन कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा, बाकी कोई दूसरा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अगर टी एटीएम 2 एटीएम करोगे तो उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट एक ही मिलेगा, अब जितना मिलेगा टी सैचुरेशन 1, टी सैचुरेशन 2। अगर 3 एटीएम करोगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फर्दर क्या मिलेगा, एक ही बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा, टी सैचुरेशन 3। अगर आप 0.5 एटीएम करते हो तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी क्या मिलेगा, टी सैचुरेशन नॉट, ठीक है। तो मैंने कहा क्या, 40 डिग्री सेल्सियस पे भी आपका वाटर बॉइल्ड ऑफ हो सकता है अगर सराउंडिंग टेम्परेचर सैचुरेटेड प्रेशर के अकॉर्डिंग कर दो तो। 40 डिग्री सेल्सियस पे सैचुरेटेड प्रेशर का मतलब क्या, वैसा प्रेशर जिसपे इटसेल्फ वाटर एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या होने लगे, आपका बॉइल्ड ऑफ होने लगे, दैट वन इज एग्जैक्टली द पी सैचुरेटेड, ठीक है ना। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर कर दोगे, सराउंडिंग का प्रेशर कर दोगे, वो क्या मिलेगा, एक पर्टिकुलर प्रेशर ही मिलेगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर 1 एटीएम का हो या 100 डिग्री सेल्सियस का हो, 1 एटीएम पे 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग पॉइंट या 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग पॉइंट, तो प्रेशर हर हाल में 1 एटीएम, यानी कि दोनों एक दूसरे पे क्या है, एक पर्टिकुलर प्रेशर के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर टी सैचुरेशन, या एक पर्टिकुलर टी सैचुरेशन के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर पी सैचुरेशन, ठीक है ना। यानी कि यहां पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के दोनों क्या है, इंडिपेंडेंटली वेरी नहीं कर रहे हैं, ये क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं।
एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। यानी कि व्हाट हैपन एग्जैक्टली इस रीजन में याद करिए, जब आपका लिक्विड और वेपर दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते थे, वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था? इस रीजन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 था। क्यों? इसलिए क्योंकि पहली चीज इस रीजन में आपका क्या है, दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे हैं गिब्स फेज रूल के अकॉर्डिंग। एफ आपका 1 आएगा, और एफ इसलिए 1 आएगा कि यहां पे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी सिर्फ एक ही चाहिए। अगर आपने प्रेशर फिक्स कर दिया कि 1 atm है, टेम्परेचर खुद ब खुद पता चल जाएगा कि 100 डिग्री सेल्सियस है इस रीजन में, ठीक है ना। अगर 2 atm कर दिया तो आप स्टीम टेबल के अकॉर्डिंग आप देखोगे कि आपको टी सैचुरेशन 2 एक ही मिलने वाला है, 2 नहीं मिलेगा। यानी कि ये क्या है, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर फिक्स्ड है, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड है। यानी कि प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों क्या हो रहे हैं? डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट नहीं है। यहां पे क्या हो रहा है, आपका एक पर्टिकुलर प्रेशर पे अलग अलग टेम्परेचर मिल रहा है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अलग अलग प्रेशर मिल रहा है, ठीक है ना। बट यहां पे क्या है, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे एक ही टी सैचुरेशन मिल रहा है, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे एक ही पर्टिकुलर टेम्परेचर मिल रहा है। यानी कि वेट रीजन में आपका प्रेशर और टेम्परेचर इंडिपेंडेंटली वैरी नहीं कर रहे हैं, क्या है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। दैट्स व्हाई, ठीक है ना, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट, दैट्स व्हाई इस रीजन में आपका F इज इक्वल टू 1, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ये रीजन क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। एंड एट द क्रिटिकल पॉइंट द वेट रीजन बिकम्स वैनिश। एट द क्रिटिकल पॉइंट वेट रीजन बिकम्स वैनिश। यहां पे क्या होगा, आपका इमीडिएटली लिक्विड इमीडिएटली कन्वर्टेड, इमीडिएटली फ्लैशेस, कोई वेट रीजन मिलेगा ही नहीं, 2 फेज रीजन मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना, 2 फेज रीजन मिलेगा ही नहीं। लिक्विड है, एक ही बार वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, एक ही बार वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड इमीडिएटली फ्लैशेस इनटू द वेपर एट द क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग इसके प्रॉपर्टी को कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल स्पेसिफिक वॉल्यूम, इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर क्रिटिकल पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग पीसी, टीसी और वीसी डिनोट करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। वेट रीजन बिकम वैनिश, इस यहां पे लिक्विड इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू द, ठीक है ना। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ये वेट रीजन क्या होता जा रहा है, डिक्रीज। जैसे जैसे नीचे आएंगे ये वेट रीजन बढ़ता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम, ठीक है, मूव onwards. For constant pressure dq is equal to dh, dq is equal to dh, then for the phase change, फेज चेंज की बात अगर करें, फेज चेंज में हीट कितना हमें देना पड़ेगा, तो पर यूनिट वेट मास की बात करेंगे, पर यूनिट मास हीट कितना देना पड़ेगा, F से लेके G तक, ठीक है ना। F से लेके G तक कितना हीट हमें देना पड़ेगा, ठीक है ना। दैट वन इज व्हाट, Hg माइनस Hf ना, विच इज कॉल्ड एज द, इसी को हम क्या कहेंगे, लैटेंट हीट कहते हैं। लैटेंट हीट का मतलब क्या, 1 kg लिक्विड को, सैचुरेटेड लिक्विड को, 1 kg सैचुरेटेड लिक्विड को सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट देना पड़े, दैट वन इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज द लैटेंट हीट। 1 kg सैचुरेटेड लिक्विड को सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितना हमें हीट देना पड़े, दैट वन इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज द व्हाट, लैटेंट हीट, ठीक है ना। दैट्स व्हाई द लैटेंट हीट, द LH कैन बी रिटन एज शॉर्ट फॉर्म में इसे लिखते हैं HFG, ठीक है ना, HFG। अब ड्यूरिंग द फेज चेंज, ड्यूरिंग द फेज
During the phase change, what happened? During the phase change, temperature remains constant. Temperature remains constant. ठीक है, तो अगर Sg माइनस Sf लिखना चाहें, अगर Sg माइनस चेंज इन इंट्रोपी, change in entropy during the phase change, what happened exactly? बताओ, latent heat क्या होता है? QFG जितना हीट दिया मैंने बाई फेज चेंज के लिए, तो टेम्परेचर क्या है हमारा फेज चेंज के लिए? तो टेम्परेचर सेम है ना, FG। फेज चेंज के लिए तो टेम्परेचर सेम है, दैट वन इज द टी सैचुरेशन। यही इंट्रोपी चेंज होगा ना, QFG बाई टी सैचुरेशन। एंड QFG क्या है एक्चुअली? लैटेंट हीट बाई टी सैचुरेशन। और लैटेंट हीट को क्या लिख सकते हैं? HFG बाई टी सैचुरेशन। ध्यान रखिएगा दैट T मस्ट बी इन केल्विन, T मस्ट बी इन केल्विन। तो SFG फाइनली क्या हो गया? SG माइनस SF को क्या लिख सकते हैं? SG माइनस SF। इन द सेम वे HFG को HG माइनस HF, ऑलरेडी प्रीवियसली मैंने बताया, ठीक है, HG माइनस HF एंड दैट वन इज SF। SG माइनस SF को SFG व्हिच इज कॉल्ड एज द HFG बाई टी सैचुरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला, ठीक है ना। अब थोड़ा रियलाइज करें कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे, ये HFG का वैल्यू, लैटेंट हीट का वैल्यू क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। as we increase the T saturation increases and the value of HFG decreases, the value of SFG decreases। SG माइनस SF का वैल्यू भी क्या होता जाएगा? डिक्रीज करता जाएगा। SFG का वैल्यू भी डिक्रीज होता जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंस है। HG माइनस SF इज डिफरेंट। ये वैल्यू आपका डिक्रीज करता जाएगा, ये वैल्यू आपका डिक्रीज करता जाएगा। और एट द क्रिटिकल पॉइंट HFG बिकम्स जीरो, ठीक है ना, एज वेल एज SFG बिकम्स जीरो। इस बात का ध्यान रखिएगा। एट द क्रिटिकल पॉइंट HFG बिकम्स जीरो, SFG बिकम्स जीरो। उसका कोई मतलब ही नहीं है आपके क्रिटिकल पॉइंट पे HFG और SFG का, क्योंकि एट द क्रिटिकल पॉइंट सॉरी लिक्विड इमीडिएटली कन्वर्टेड टू द, कोई टू फेज रीजन आएगा ही नहीं, इमीडिएटली कन्वर्टेड टू द व्हाट, ठीक है। यही आपका एक्चुअली, ठीक है ना, यही एक्चुअली आपका टू फेज डायग्राम है और द TS डायग्राम। और मोस्ट केस में TS डायग्राम ही देखते हैं, और एक PS डायग्राम आपके रेफ्रिजरेशन के लिए PS डायग्राम हम देखेंगे, ठीक है ना, PS डायग्राम देखेंगे, डोंट वरी। दिस इज एग्जैक्टली द व्हाट, ये आपका कंप्लीट फिनोमेना। अब यहाँ पे हम थोड़ा फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है ना, और फॉर्मूला का डेरिवेशन मैं नहीं करवाने वाला हूँ, फॉर्मूला डायरेक्ट देखेंगे हम लोग, ठीक है। और उसके बाद PV डायग्राम, देन आपका PH डायग्राम, देन आपका HS डायग्राम, बस आपका काम खत्म। आइए मूव करते हैं फॉर्मूलाज। ठीक है, TS डायग्राम, दो पॉइंट ले रहा हूं मैं। दिस इज द वन पॉइंट, दिस इज द F, दिस इज द G, दिस इज द G। ये वन पॉइंट, इसे मैं मान लेता हूं 1 डैश, इसे मैं मान लेता हूं 1 डबल डैश, ठीक है ना। एक काम करो, 1 डैश नहीं मानता मैं इसे, दैट वन इज सिंपली कॉल्ड एज द 1 to 2, 1 to
2, H1 डैश मान ले रहा हूं मैं, ठीक है, H1 डैश मान ले रहा हूं। हाउ वी कैन राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर द वेट रीजन, ये वेट रीजन है आपका, वेट रीजन जहां पे मैंने क्या कहा, मिक्सचर है आपका, किसका मिक्सचर है, saturated liquid and that one is saturated vapor, saturated vapor। देखिए थोड़ा रियलाइज करना, ये जो सैचुरेटेड वेपर है इसका अपना इंडिविजुअल एंथैल्पी पर यूनिट मास कितना होगा, Hg के बराबर होगा ना, Hg के बराबर होगा। मैंने कहा फिर से रियलाइज करना, अगर सपोज टू बी टोटल मास कितना है 1 kg, इसमें से कितना हो गया आपका x वेपर में कन्वर्ट हो गया, x वेपर में, तो कितना बचा 1 माइनस x। अगर x वेपर में कन्वर्ट हो गया तो इसका एंथैल्पी कितना होगा, इसका एंथैल्पी x इंटू Hg हो जाएगा। अरे पर यूनिट मास, यही वेपर कन्वर्ट होते होते g पे चला आया तो इसका एंथैल्पी क्या हो जाएगा, पर यूनिट मास, पर यूनिट kg Hg हो जाएगा। लेकिन 1 kg में x मास किस में कन्वर्ट कर गया, वेपर में कन्वर्ट कर गया, और लिक्विड कितना बच गया 1 माइनस x मास। लेकिन दैट्स नॉट द मैटर, x फ्रैक्शन ही होगा ऑब्वियस, x जो यहां पे लिख रहा हूं मैं दैट वन इज द फ्रैक्शनल पार्ट होगा, फ्रैक्शनल पार्ट होगा। बट मैं कहूं कि इस वेपर का इंडिविजुअल एंथैल्पी पर यूनिट मास कितना होगा, वो तो Hg ही होगा ना, क्योंकि ये क्या है, सैचुरेटेड वेपर है, ठीक है, सैचुरेटेड वेपर है। दैट वन इज, उसके बाद मैंने कहा कि ये क्या बचा हुआ है, सैचुरेटेड लिक्विड 1 माइनस x बचा हुआ है। लेकिन अगर इसका इंडिविजुअल एंथैल्पी की बात करूं मैं, तो इसका इंडिविजुअल एंथैल्पी कितना होगा, इसका इंडिविजुअल एंथैल्पी पर यूनिट मास, पर यूनिट kg, तो HF ही होगा ना, HF, ठीक है ना, पर यूनिट मास HF होगा। क्लियर है ये बात। और इसी x को क्या कहते हैं, दैट x इज कॉल्ड एज द ड्राइनेस फ्रैक्शन, ड्राइनेस फ्रैक्शन, और कॉल्ड एज अ क्वालिटी ऑफ स्टीम, क्वालिटी ऑफ स्टीम, जिसे कहते हैं मास ऑफ वेपर बाय द टोटल मास। कितना मास ऑफ वेपर कन्वर्ट हुआ है टोटल मास में, कितना मास ऑफ वेपर कन्वर्ट हुआ है टोटल मास में, दैट वन इज सिंपली कॉल्ड एज द ड्राइनेस फ्रैक्शन और कॉल्ड एज द क्वालिटी ऑफ स्टीम, कॉल्ड एज द क्वालिटी ऑफ स्टीम, मास ऑफ वेपर बाय मास ऑफ टोटल मास, ठीक है ना। ये इंडिविजुअली Hg है, ये इंडिविजुअली HF है। ये बात अलग है कि फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट है, तो हमें टोटल एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम एट 1 डैश फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, डायरेक्टली कैसे निकलेगा, तो टोटल मास आपका 1 kg है, HF डैश इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा, दोनों की एंथैल्पी को समेशन कर देंगे, x इंटू Hg, x मास ही है ना, x मास इंटू इसका एंथैल्पी पर यूनिट kg, वो मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना वेपर बना है उसका एक्चुअल एंथैल्पी निकल जाएगा। और ये कितना 1 माइनस x इंटू HF, जितना लिक्विड बचा हुआ है उसके पर यूनिट मास, एंथैल्पी पर यूनिट मास में मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक्चुअल एंथैल्पी इस लिक्विड का मिल जाएगा। व्हाट हैपन एग्जैक्टली, तो 1 इंटू HF डैश तो हो जाएगा आपका HF डैश हो जाएगा, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, that one is the H1 dash, that one is the H1 dash। क्या हो जाएगा, XHG प्लस HF माइनस XHF। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, H1 डैश क्या हो जाएगा आपका, X कॉमन आ जाएगा, HF प्लस X, Hg माइनस HF is equal to HF plus X HFG. This is exactly your H1 dash. In the same way internal energy के बारे में लिख सकते हैं, U1 dash हो जाएगा आपका,
UF प्लस एक्स UFG। इन द सेम वे वॉल्यूम के लिए हो जाएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम, दैट वन इज द V1 डैश इज इक्वल टू VF प्लस एक्स इंटू VFG। इंट्रॉपी के लिए हो जाएगा S1 डैश इज इक्वल टू SF प्लस एक्स SFG। और थोड़ा सा इसे और आगे बढ़ाते हैं, इस SFG को ऑलरेडी मैंने बताया क्या लिख सकते हैं, SF प्लस एक्स HFG बाई T saturation। दिस वन इज यू हैव टू रिमेंबर, HFG लिख लो या समटाइम्स ऐसे भी दिया रहेगा तो कंफ्यूज मत करना, LH बाई T saturation। दिस वन इज द S1 डैश। प्लीज यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। दिस इज एग्जैक्टली योर फार्मूला, ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली योर फार्मूला फॉर द वन डैश। अब वहीं पे कोई पूछेगा कि 2 का एंथैल्पी फाइंड आउट करिए, आइए 2 का एंथैल्पी फाइंड आउट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 2 का एंथैल्पी फाइंड आउट करते हैं। एंथैल्पी इन द सुपर हीटेड, एंथैल्पी इन द सुपर हीटेड रीजन। थोड़ा रियलाइज करना, H2 को क्या लिख सकते हैं, Hg प्लस H2 माइनस Hg लिख सकते हैं क्या, थोड़ा रियलाइज करना। Hg यहां का एंथैल्पी प्लस इतने दूर का एंथैल्पी, यहां का एंथैल्पी तो मैंने लिखा H2 इज इक्वल टू Hg प्लस इतने दूर का एंथैल्पी क्या हो जाएगा, H2 माइनस Hg ही होगा ना। प्लीज ट्राई टू रियलाइज, H2 माइनस Hg ही होगा ना, H2 माइनस Hg हो जाएगा, ठीक है, H2 माइनस Hg हो जाएगा। अब इसे थोड़ा रियलाइज करो, Hg प्लस ये H2 माइनस Hg हमें कांस्टेंट प्रेशर के लिए देखना है, तो क्या लिख सकते हैं, दैट वन सिंपली रिटन एज द सिंपली T2 माइनस Hg कहां पे है, T सैचुरेशन। Hg कहां पे है, T सैचुरेशन पे है ना। चेंज इन एंथैल्पी क्या लिखेंगे, Cp T2 माइनस T सैचुरेशन, दैट वन इज सिंपली व्हाट, द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी इन द वेट रीजन। ध्यान रखिएगा, ये अपने आप में न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। यहां पे इंट्रोपी की बात करूंगा, इंट्रोपी इन द सुपर हीटेड रीजन, सुपर हीटेड, entropy in the superheated region, entropy in the superheated region। थोड़ा रियलाइज करना प्लीज, मैंने कहा सुपरहीटेड रीजन में एंट्रोपी क्या होगा, H2 क्या लिख सकते हैं, Sg प्लस, प्लीज टेल मी, Sg प्लस H2 माइनस Sg लिख सकते हैं। इन द सेम वे एंथैल्पी Sg प्लस चेंज इन एंट्रोपी, G से लेके 2 के बीच में एंट्रोपी जितना हुआ, यहीं पे मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं, Sg इंटू यहां से लेके यहां तक का एंट्रोपी, दैट वन इज द 2, यही 2 है ना। तो मैंने कहा कि इतने दूर का एंट्रोपी क्या लिख सकते हैं, देखिए Sg प्लस चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है ना। आइए देखते हैं हम, TdS इज इक्वल टू DH माइनस VdP। प्रेशर क्या है हमारा, कांस्टेंट है ना, प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, प्रेशर हमारा, अरे याद करिए TdS इक्वेशन, प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, प्रेशर हमारा कांस्टेंट है तो VdP, DP क्या हो जाएगा, अरे यहां से लेके यहां तक प्रेशर यार कांस्टेंट है, ट्राई टू रियलाइज, यहां से पूरा कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, कितनी बार बताऊं मैं, कांस्टेंट प्रेशर लाइन, तो P इज कांस्टेंट तो DP क्या हो जाएगा, DP आपका 0 हो जाएगा, जब DP 0 हो जाएगा तो सिर्फ DH बचा। अब DH को क्या लिख सकते हैं, दैट मींस CP इंटू DT लिख सकते हैं, TdS
T को नीचे ले जाओ तो चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा आपका Cp इंटू Ln T2 बाई T सैचुरेशन, क्योंकि G किस टेम्परेचर पे है, G आपका T सैचुरेशन पे है। नाउ यू कैन रियलाइज, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा Sg प्लस Cp Ln T2 बाई T saturation. This is exactly the value of the S2. Now you can, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो मैंने कहा फॉर्मूला भी डिस्कस कर लिया, एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करूंगा यहाँ पे, देन आफ्टर मूव टू द पीवी डायग्राम एंड पीएस डायग्राम, ठीक है ना। यहाँ पे छोटा सा और डिस्कशन करूंगा मैं, देखिए थोड़ा ध्यान से। एक यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है डिग्री ऑफ सबकूलिंग एंड डिग्री ऑफ, चलो सुपर हीटिंग। तो पहले डिग्री ऑफ सबकूलिंग देख लेते हैं, व्हाट इज एग्जैक्टली द डिग्री ऑफ सबकूलिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। It is the difference in temperature, ठीक है ना। एक काम करो, डिफिनेशन हटाओ, इतना लंबा चौड़ा डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली डिग्री ऑफ सबकूलिंग लिखूंगा मैं, ठीक है। डिग्री ऑफ सबकूलिंग DOS, डिग्री ऑफ सबकूलिंग क्या होगा, T सैचुरेशन माइनस that one is the T saturation. डिग्री ऑफ सबकूलिंग बताऊंगा मैं, व्हाट इज एग्जैक्टली द डिग्री ऑफ सबकूलिंग। डिग्री ऑफ सबकूलिंग का मतलब टी सैचुरेशन से नीचे कांस्टेंट प्रेशर पे कितना कूल किया गया। अगर 2 से, ध्यान दीजिएगा, 2 से कुछ इस तरीके से प्रोसेस आ रहा है, 2 से कुछ इस तरीके से प्रोसेस आ रहा है, तो मैं क्या कहूंगा कि टी सैचुरेशन के नीचे, टी सैचुरेशन से के बिलो कितना कूल किया गया, टी सैचुरेशन के बिलो कितना कूल किया गया एट अ कांस्टेंट प्रेशर। डिग्री ऑफ सबकूलिंग, इट इज डिफाइंड फॉर अ पर्टिकुलर प्रेशर। हाउ मच टेम्परेचर बिलो द टी सैचुरेशन एट कांस्टेंट प्रेशर। T saturation minus T1, this is exactly the degree of subcooling, but at a constant pressure, at a constant pressure, ध्यान रखिएगा, but at a constant pressure, this is exactly called as the degree of subcooling. Now the degree of superheating. Degree of superheating in the same way, this is exactly 1 to 2, this is the T saturation, ठीक है ना। इस T saturation अगर इस तरीके से प्रोसेस अगर ले 1 to 2, तो इस T saturation से आगे कितना हीटअप किया गया सुपर हीटेड रीजन में एट कांस्टेंट प्रेशर। तो डिग्री ऑफ सबकूलिंग, हाउ मच temperature is above T saturation at constant pressure. It means degree of superheating लिखूंगा मैं, DOH, degree of superheating, ठीक है ना। superheating, that one is the T2 minus T saturation but at constant प्रेशर। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में आएगा, ठीक है, लैंग्वेज में आएगा, न्यूमेरिकल के लैंग्वेज में आएगा। इफ द डिग्री ऑफ सुपर हीट इज दिस वन,
6 डिग्री सेल्सियस, 7 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से, या डिग्री ऑफ सब कूलिंग इज दिस वन, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। दिस इज एग्जैक्टली। नाउ मूव टू द पीवी डायग्राम। कंप्लीट हो गया, कुछ ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया मैंने। देखिए इतना तो मुझे डिस्कशन करना ही था जब फेज डायग्राम करवाता। मैं डायरेक्ट फेज डायग्राम अगर शो कर देता तो इसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि रेफ्रिजरेशन में जब मैं डील करता तो मुझे बार बार ये बताना पड़ता है कि ये है, ये है, ये है। इतना कुछ डील नहीं कर पाता मैं, इसलिए मैं यहाँ पे प्रॉपर डील कर दिया कि किस तरीके से आपका फेज डायग्राम यहाँ पे आया है। ट्राई टू रियलाइज हमने क्या डील किया है। सबसे पहले फाउंडेशन, सबसे पहले बेस रखा है मैंने फेज डायग्राम का, कि किस तरीके से फेज डायग्राम आया है ना, ऑल दिस थिंग्स। उसमें क्या किया मैंने, सबसे पहले रियलाइज करना है। एक एग्जांपल लिया मैंने वाटर का। वाटर को रखा 180 एम पे, 40 से 40 डिग्री सेल्सियस लिक्विड वाटर से उसे कहां पहुंचाया, 250 डिग्री सेल्सियस सुपर हीटेड वाटर पहुंचाया। हम जानते हैं कि 180 एम प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपका, 100 डिग्री सेल्सियस। और 100 डिग्री सेल्सियस, ये +1 +2 का ही कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा नहीं है। 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर एकदम से लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। उसके लिए हमें फर्दर क्या देना पड़ता है, लैटेंट हीट देना पड़ता है, ठीक है ना, लैटेंट हीट देना पड़ता है। और जहां पे सिंगल फेज में टेम्परेचर चेंज हो रहा है हीट करने पे, दैट वन इज कॉल्ड एज अ सेंसिबल हीटिंग, ठीक है। तो 3 तरीके से उसे हीटअप किया गया। पहला हीटअप किया गया तो 40 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस सैचुरेटेड लिक्विड बना। 100 डिग्री सेल्सियस सैचुरेटेड वाटर से, सैचुरेटेड लिक्विड वाटर से लैटेंट हीट दिया गया, सैचुरेटेड वेपर बना, वाटर वेपर बना। और 100 डिग्री सेल्सियस सैचुरेटेड वाटर वेपर से फिर से सेंसिबल हीट दिया गया, 250 डिग्री सेल्सियस पे सुपर हीटेड वेपर बना। 180 एम प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, ये फिक्स है। या 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉइल्ड ऑफ हो रहा है तो कितना प्रेशर होगा, 180 एम, ये फिक्स है। इस बॉइलिंग पॉइंट को कहते हैं हम टी सैचुरेशन, और टी सैचुरेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर को कहते हैं पी सैचुरेशन। सीधी सीधी बात है। पी सैचुरेशन बढ़ाओगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, टी सैचुरेशन बढ़ेगा। पी सैचुरेशन घटाओगे बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, टी सैचुरेशन घटेगा। मैंने कहा इवन 40 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस पे ही आप क्या कर सकते हो, अपने वाटर को बॉइल्ड ऑफ कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने कहा कि व्हाट हैपन एग्जैक्टली, एक ऐसा प्रेशर मिलेगा, 30 डिग्री सेल्सियस पे इटसेल्फ, ठीक है ना, जिस पे वाटर इटसेल्फ बॉइल्ड ऑफ होने लगे, दैट वन इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज अ पी सैचुरेशन। अगर आप सराउंडिंग के प्रेशर को उस प्रेशर के बराबर कर देते हो तो आपका वाटर बॉइल्ड ऑफ होने लगेगा इटसेल्फ उसी प्रेशर पे। और व्हाट हैपन एग्जैक्टली, और वो डेटा आप कहां से देख सकते हो, वो डेटा तो या तो आप एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करो, या वो डेटा आप स्टीम टेबल से डायरेक्टली देख सकते हो। एक पर्टिकुलर प्रेशर पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर पी सैचुरेशन पे एक पर्टिकुलर टी सैचुरेशन, एक पर्टिकुलर टी सैचुरेशन पे एक पर्टिकुलर पी सैचुरेशन, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमने उसके बेसिस पे क्या किया, फेज डायग्राम ड्रॉ कर दिया। फेज डायग्राम में क्या देखा हमने, टीएस डायग्राम सबसे पहले शो किया, सब कूल्ड रीजन देखा, सुपर हीटेड रीजन देखा, वेट रीजन देखा। वेट रीजन में क्या हो रहा है आपका, सैचुरेटेड लिक्विड सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। सब कूल्ड रीजन में सिंगल फेज है, हीट ट्रांसफर करने पे आपका सेंसिबल हीटिंग हो रहा है, टेम्परेचर चेंज कर रहा है। आपका क्या है, आपका सुपर हीटेड रीजन सिंगल फेज रीजन है, ठीक है ना, उसमें क्या हो रहा है आपका कंप्लीटली वेपर है, और क्या हो रहा है आपका फर्दर हीट ट्रांसफर करने पे सेंसिबल हीटिंग हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। सब कूल्ड रीजन में कंप्लीटली लिक्विड है, ठीक है ना, और वेट रीजन में मिक्सचर ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड प्लस सैचुरेटेड वेपर है। ट्राई टू रियलाइज क्रिटिकल रीजन वो पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे लिक्विड इमीडिएटली फ्लैशेस इनटू द वेपर, वहां पे कोई वेट रीजन का एग्जिस्टेंस नहीं होता, वेट रीजन वैनिश हो जाता है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं वेट रीजन घटता जाता है, वेट रीजन घटता जाता है, इसका मतलब लैटेंट हीट का वैल्यू भी घटता जाता है, और चेंज इन एंट्रोपी एसजी माइनस एसएफ का भी वैल्यू क्या होता जाता है, घटता जाता है। इस बात का क्लियर ध्यान रहे, ठीक है ना, दैट वन इज क्वाइट नेसेसरी। और यहां पे मैंने क्या किया, मैंने फॉर्मूला ड्रॉ किया है, ठीक है ना। वी हैव सीन द फॉर्मूला फॉर द वेट रीजन एज वेल एज फॉर द किसके लिए, एज वेल एज फॉर द किसके लिए, आपका वेट रीजन एज वेल एज फॉर द सुपर हीटेड रीजन के लिए सारा फॉर्मूला देखा। उसके बाद मैंने कहा
कि एक चीज और बचा हुआ है, एक चीज और बचा हुआ था, दैट मीन्स द डिग्री ऑफ सबकूलिंग एंड डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग। ठीक है, डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग। तो डिग्री ऑफ सबकूलिंग, टी सैचुरेशन से कितना नीचे तक आपने कूल किया सबकूल्ड रीजन में एट अ कांस्टेंट प्रेशर। डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग में टी सैचुरेशन से कितना ऊपर आपने हीटिंग किया है एट अ कांस्टेंट प्रेशर। ये डिफरेंस होता है डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग और डिग्री ऑफ सबकूलिंग। डिग्री ऑफ सबकूलिंग क्या होता है आपका, दैट वन इज टी सैचुरेशन माइनस T1 और डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग T2 माइनस टी सैचुरेशन। यही बताया मैंने, बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताया है, ये बात ध्यान रखिएगा। सबकूल्ड रीजन में आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम बताया था मैंने कितना, 2, क्योंकि यहां पे प्रेशर और टेम्परेचर इंडिपेंडेंटली वैरी कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको सिस्टम को कंप्लीटली फिक्स करना है तो एक पर्टिकुलर प्रेशर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, तभी आपका, ठीक है ना, डिफाइंड प्रेशर और डिफाइंड टेम्परेचर दोनों जब पता होगा तभी आप सिस्टम को फिक्स कर पाओगे सबकूल्ड रीजन में। और सुपर हीटेड रीजन में सेम एज, अगर आपका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों पता होगा तभी आप फिक्स कर पाओगे उस रीजन को। लेकिन वेट रीजन में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना, 1, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रेशर के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही पर्टिकुलर टेम्परेचर मिलने वाला है। यहां पे दोनों आपका इंडिपेंडेंटली वैरी नहीं कर रहा है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है, जब दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, इसका मतलब यहां पे अगर प्रेशर फिक्स कर दिया वेट रीजन में तो टेम्परेचर अपने आप फिक्स हो गया, टेम्परेचर फिक्स कर दिया यानी कि प्रेशर अपने आप फिक्स हो गया वेट रीजन में। इसलिए यहाँ पे सिस्टम को फिक्स करने के लिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज सिर्फ और सिर्फ एक चाहिए, एंड दैट वन इज F इज इक्वल टू 1। आप रियलाइज करना ना कि स्टीम टेबल देखोगे तो मैंने कहा किस बेसिस पे रहता है, प्रेशर के बेसिस पे रहता है। तो प्रेशर दिया रहेगा पहले, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टी सैचुरेशन दिया रहेगा, उसके बाद वॉल्यूम का वैल्यू VF, VG, HF, HG, UF, UG, SF, SG, सारे प्रॉपर्टी मेंशन रहते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है ना, वो एक पता चल जाए, सिर्फ एक पता चल जाए प्रेशर या टेम्परेचर, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सारा प्रॉपर्टी पता चल जाएगा। ठीक है ना, और दूसरा किसके बेसिस पे होता है, टेम्परेचर के बेसिस पे होता है। तो टेम्परेचर पहले दिया रहेगा और टेम्परेचर के कॉरेस्पॉन्डिंग पी सैचुरेशन दिया रहेगा। फर्दर फिर उसके बाद VF, VG, UF, UG, HF, HG, SF, SG, इस तरीके से सारा प्रॉपर्टी मेंशन रहता है। ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द TS डायग्राम ऑन द फेज डायग्राम ऑन द TS प्लेन। ज्यादा बेटर होगा। This region is two phase region, this region is single phase region, this one is the single phase region। ये आपका complete analysis of phase diagram on the TS, unary phase diagram on the TS plane। Then after we'll move to the PV diagram, PS diagram and HS diagram। ठीक है।